सुनील तटकरे साहब एक एमपी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने तकरीर किए। आधे घंटे की तकरीर के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं। भाषण जब खत्म हुआ तो वो जाने लगे। मैंने कहा कि भाई 1-2 मिनट रुकिए ना। तो बोले क्यों, मेरा हो गया। मैं बोला तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारी धुलाई मैं करने वाला हूं, उसके लिए 2 मिनट बैठिए। तो मैं अपने भाषण में कहा कि अभी अभी हमारे मित्र ये भाषण दे रहे थे, सिर्फ एक की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, और इनका भाषण जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि इनको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए कि ये रंग कितनी आसानी से बदलते हैं। विपक्ष में थे तो कैसी कैसी बातें करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र भी नहीं। हमारे है मुंबई तुमसे मांगने के लिए, हमारे है मुंबई वक्फ की जमीनों के तहफ्फुज के लिए। 93,000 एकड़ जमीनें पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की है। फारूक शाब्दी साहब ने मुझे शोलापुर के ताल्लुक से कई जमीनों की जानकारी दी है। फारूक भाई, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है 6 महीने के अंदर 8 FIR रजिस्टर हुए हैं। शोलापुर का भी FIR रजिस्टर करवाऊंगा अगर किसी ने वक्फ की जमीन को हथियाया है तो। जागीर समझ लिए, लाओ दो, क्या देते दो, लेके जाओ, बाप की जागीर है तुम्हारी। 8 FIR रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। इन 93,000 एकड़ जमीनों की देखभाल के लिए आप लोगों को यह हैरानी होगी, जब आपसे वोट मांगने के लिए अगर आए तो उनसे पूछो कि मेरी जो वक्फ की जमीन है पूरे महाराष्ट्र में, उसकी देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग काम करते हैं। महज 24 लोग, 24। इसका मतलब साफ है, हुकूमतें किसी की भी हो, ये वक्फ की जमीनें हम मुसलमानों से लेके रहेंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने भांजे को देंगे, अपने भाई को देंगे। आज कितने ऐसे शहरों के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठों ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं और उस कॉम्प्लेक्स के सामने मुसलमान एक पंचर की दुकान डाल के बैठा हुआ है, चाय बनाने की दुकान डाल के बैठा हुआ है। अगर वो जमीनें हमें वापस मिल जाती है, हम उसके ऊपर स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, हमारी बहनों के लिए हम हॉस्टल्स खोलेंगे। ये जमीनें हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे, तुम्हारे अच्छों से भी हम लेके रहेंगे। आपसे ये कहा जाएगा कि क्यों जा रहे हो। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने ये कहा था कि मेरे सामने बैठे शेरों, तो एक साहब सही समझ लिए शेर है करके आवाजें शेरों के जैसी निकाल रहे हैं। तो मैंने ये बात कही है कि हम लोग 11 दिसंबर को इंशाल्लाह गाड़ियों के काफिलों के साथ हम मुंबई में जाएंगे और वहां पर पूरा अमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम जाकर हमारे जो सवाल है वो सवाल हम उठाएंगे। हम पूछेंगे जो सरकार में बैठे हैं कि आप हमारे वक्फ की जमीनों के ताल्लुक से क्या फैसला करने वाले हैं, आप हमारे 5% रिजर्वेशन के बारे में क्या करने वाले हैं। और एक बात मैं यहां पर तमाम मोहिब्बान मजलिस को कहना चाहता हूं, ये हमारा कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हम मुंबई जा रहे तो इसलिए नहीं कि पूरे मजलिस वाले जा रहे। हम आपसे यह अपील करेंगे कि मुसलमान चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, चाहे सेना के अंदर हो या समाजवादी पार्टी के अंदर हो,
आप लोग जाओ और उसको भी दावत दो और उसको ये कहो कि इलेक्शन के वक्त तुझे जिसका मफलर डालना है गले में डाल, जिसका झंडा पकड़ना है पकड़, लेकिन हम मुंबई अगर जाएंगे तो मजलिसी या कांग्रेसी या राष्ट्रवादी बोलकर नहीं जाएंगे। हम वहां पर इकट्ठा होंगे तो मुसलमान बोलकर इकट्ठा होंगे और मुसलमान बोलकर जाएंगे। दोस्तों, ये चीज जब तक हम नहीं करेंगे, आज अगर किसानों का बिल वापस लिया गया है, किसानों का बिल अगर आज वापस लिए है इस मुल्क के वजीर आजम ने, तो उसकी वजह यह है कि किसानों की एकजुटती, उन्होंने अपनी ताकत दिखाए, इसीलिए यह मुमकिन हुआ। एक धक्का तो हमको भी लगाना है मेरे भाइयों, एक धक्का हमको भी लगाना है। हो सकता है कि कोई किसी वजह से आ नहीं सकता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है। कोई पैसे वाला है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे ये 4 बच्चे गरीब हैं, इनको बंबई पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी तरफ से ये बच्चे जाएंगे। अपनी जान, अपना माल जब लगाएंगे, एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। आपको कांग्रेस वाले कहेंगे इसके पीछे क्यों जा रहे, वहां पे तो असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं। इम्तियाज जलील बोल रहा तो तुम चले जाएंगे क्या? अब मैं क्या करूं? महाराष्ट्र में इकलौता एक 48 एमपीस महाराष्ट्र में होते हैं। अब इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आया और वो इत्तेफाक से मैं हूं, तो मैं क्या करूं? तुम चुनाकर नहीं लाते हैं तो मैं क्या करूं? अगर तुम लाते, पवार साहब 1-2-4 ला लेते, कांग्रेस वाले 1-2-4 लेके आ जाते, तो यकीन मानो इम्तियाज जलील उनसे कहता कि तुम इसका नेतृत्व करो, मैं एक कार्यकर्ता बनकर तुम्हारे पीछे आता हूं करके। दोस्तों, अपने इख्तिलाफ, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमको एक ताकत बनकर खड़े रहने की ज़रूरत है। मैंने जैसा आपको कहा है कि हम किसी भी तरह का कोई तशद्दुद में हम यकीन नहीं रखते। इस मुल्क के जमहूरियत की सबसे खूबसूरती ये है कि हम अपना एहतजाज बहुत अच्छे तरीके से भी दर्ज करा सकते हैं। हमारी नाराज़गी हम सरकार के लिए बहुत अच्छी तरह से दर्ज करवा सकते हैं। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए।